गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व्यापम ने अब तक जितने भी मैथ के क्वेश्चन दिए हैं अपने एग्जामों में उन सब का हल आपको अपनी चैनल पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है अपना कि पुत्र, माता, पिता और दादा की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 2, 7, 8, 12 है। तो पुत्र और माता की आयु 27 वर्ष है ना। पुत्र और माता की आयु कितनी है? 27 वर्ष है ना। औसत आयु है 27 वर्ष। औसत तो आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है। औसत बराबर होता है ना, परीक्षण जितने भी आपको संख्याएं दी जाती हैं उन संख्याओं का जोड़ बटे आंकड़ों, जितने भी संख्याएं दी हैं उन आंकड़ों की संख्या, तो ऐसे निकाला जाता है। तो देखो मैं आपको करके बताऊंगा अभी। तो 7 वर्ष बाद माता की आयु क्या होगी? तो देखिए जैसे सबसे पहले पुत्र है तो पुत्र का दिया, फिर माता का दिया, फिर पिता का दिया और फिर दादा का दिया। क्या दिया? रेशियो। क्या दिया? 2x। रेशियो में हमेशा x लगा कर ही चलें, ठीक है। 7x, 8x और 12x। अब देखिए अब हमें क्या दिया गया इधर कि पुत्र और माता की आयु का जो औसत दिया गया, तो औसत बराबर क्या होता है कि आंकड़ों का जोड़। तो आंकड़े कितने हैं? आंकड़े पुत्र और माता यानी कि आंकड़ों का जोड़ यानी 2x प्लस 7x बटे आंकड़ों की संख्या बराबर निकल के आता है क्या? औसत। औसत दिया है 27, ठीक है। इसका इसमें इंटू हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास आएगा 2x प्लस 7x बराबर 9x बराबर 54 है ना। और 9 से ये कट जाएगा है ना, 9 से ये कट जाएगा तो x बराबर बचेगा हमारे पास 6। अब x बराबर हमारे पास 6 आ गया तो अब हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। पूछा क्या गया है? देखिए पूछा गया है कि 7 वर्ष बाद माता की आयु कितनी होगी। तो अभी माता की आयु कितनी है आप ये बताइए। अभी है माता की आयु 7x, मतलब x का मान 6 है। x का मान 6 है तो 7 छंग 42, तो माता की आयु अभी 42 है। 7 वर्ष बाद उनकी 49 हो जाएगी। अभी जब 42 है तो 7 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? 49। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 17 वस्तुएं 3910 रुपये में खरीदी गई और 4590 में बेची गई। प्रति वस्तु लाभ बताना है हमको। प्रति वस्तु कितना लाभ आपको हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको हम अभी करके बताते हैं आपको कि अगर 17 वस्तुएं खरीदी कितने में गई? 3910 में। 17 वस्तुएं खरीदी गई 3910 में, ठीक है। एक वस्तु कितने में खरीदी गई? तो हम निकालेंगे 3910 बटे 17। तो एक वस्तु जो है वो आपकी खरीदी गई कितने में? एक 17 का इसमें भाग देंगे तो 230 आ जाएगा आपका, ठीक है। और फिर 4590 में बेच दी गई। तो 4590 में जब बेच दी गई तो एक वस्तु कितने की बेची गई? 17 से भाग देंगे, 17 वस्तुएं हैं ना, तो आ जाएगा 270 रुपये, ठीक है। अब इसमें बताइए आपको जब एक वस्तु 230 की खरीदी है और बेची आपने 270 की है तो डिफरेंस कितना है? जो 40 है वो आपको प्रॉफिट हो गया। तो 40 बटे 100, 40 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य यानी 230 है ना, एक वस्तु का मूल्य। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपको 17.39%। आपका जो लाभ हुआ एक वस्तु का वो 17.39% है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपको, अगला प्रश्न आपसे कहा गया है कि 7 रुपये और 20 पैसे प्रति किलोग्राम की वाले चावल को 5 रुपये और 70 पैसे रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण जो है आपका 6.30 प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए ऐसे सवालों में क्या करते हैं, दशमलव के बाद दो दो संख्याएं हैं, इसका मतलब समझ लीजिए भूल जाइए आपके दशमलव लगा है या क्या है ना। तो उसको नॉर्मल हल कर लेते हैं 72, ठीक है। और इधर आपको रखना है 57। देखिए दो प्रकार के चावल हैं, इसको उन्होंने दो एक रेशियो में मिलाया है, कौन सा? 63, ठीक है। इसको मिला दिया है इन दोनों चावलों को 63। तो देखिए इनका डिफरेंस क्या है? आप देखिए मिश्रण का क्वेश्चन है ही। 72 और 63 का डिफरेंस मिलेगा आपको इधर क्या? ये डिफरेंस मिलेगा आपको 72 और 63, तो 9 का डिफरेंस, ठीक है ना। और यहाँ जी आपको जो मिल जाएगा, सॉरी 9 का डिफरेंस नहीं है, इसमें जो है आपका डिफरेंस है, हाँ 9 का ही डिफरेंस है ना। 9 का डिफरेंस, सॉरी फिर से लिखना पड़ेगा, 72 और 57 और 63। तो इसमें जो है आपका 9 का डिफरेंस है और इसमें जो है आपका किसका डिफरेंस है? इसमें आपका 6 का डिफरेंस है, ठीक है।
अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 दूनी 6 रेशियो 3 त्रिका 9। ठीक है, तो हमारे जो आंसर आ गया है किस अनुपात में इनको मिलाया गया, 2:3 के अनुपात में। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि 15 पुरुष या 18 महिलाएं किसी काम को 45 दिनों में करती हैं, है ना। तो आप ये देखिए आप कि जैसे ही प्रश्न पढ़ते जाते हैं तो उसको सॉल्व भी करते जाना है हमको। ठीक है, तो देखिए 15 पुरुष कोई काम करते हैं, 15 मेन, या फिर या मतलब बोल दिया तो इसका मतलब ये है कि दोनों बराबर हैं, या फिर 18 महिलाएं 18 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करते हैं, क्या करते हैं 45 डेज में। यानी कि या तो 15 आदमी या फिर 18 औरतें दोनों 45 दिन में कर सकते हैं ना। अब देखिए अगर 15 आदमी 45 दिन में करेंगे तो एक आदमी करेगा 15 गुणे 45, और अगर 18 औरतें 45 दिन में करेंगी तो एक औरत करेगी 18 गुणे 45। अभी वो छोड़ दीजिए, अब देखिए 15 आदमी भी 45 दिन में करेंगे और 18 औरतें भी 45 दिन में करेंगी, यानी 15 आदमियों की शक्ति और 18 औरतों की शक्ति बराबर है। इसका मतलब हो गया, इसको हम छोटा करें अगर सिंप्लीफाई, तो 5 आदमी 3 5 15 और 3 6 18 और 6 वुमेन बराबर हैं। इसका मतलब हुआ कि 5 आदमी की शक्ति और 6 वुमेन की शक्ति भी बराबर है। ठीक है, अब सवाल में हमसे कहा गया है कि 5 आदमी और 6 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो 5 आदमी और 6 औरतें कितने दिन में करेंगी, अब हमको बताना है। तो 5 आदमी और 6 औरतें, तो 5 आदमी हमने ले लिए, है ना, और प्लस कितनी औरतें, 6 औरतें। तो देखिए जब 6 औरतों के बराबर 5 आदमी हैं, 6 औरतों की शक्ति के बराबर 5 आदमियों की शक्ति है, तो क्यों ना हम औरतों की जगह 5 आदमी ही ले लें, है ना। 5 आदमी, तो टोटल कितने 10, तो 10 आदमी उस काम को कितने, इनडायरेक्टली वे में यही इसका आंसर आता है कि 10 आदमी कितने दिन में उसको काम करेंगे। तो अब आप ये देखिए कि इसको हम इरेज कर देते हैं। अब ये देखिए कि अगर एक आदमी उसको 15 गुणे 45 दिन में करेगा तो 10 आदमी उसको कितने दिन में करेंगे, तो 10 से अब डिवाइड दो, 5 3 15 और 5 दूनी 10, है ना। और आप क्या करेंगे 45 गुणे 3, 3 5 15, 3 चौको 12 1 13 और बटे 2, तो आपका जो आंसर आएगा निकल के 67.5 डेज में जो है इतने लोग आप काम कर लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपसे प्रश्न पूछा गया है, देखिए कि यदि जो है 10% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 1200 का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 1 वर्ष के लिए अंतर क्या होगा। तो देखिए 1 वर्ष के लिए अंतर क्या होगा हमको ये बताना है। तो देखिए 10% प्रति वर्ष, हाँ तो सुनिए, तो अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो जो दर है साल भर की वो 2 बार लगती है, आधी आधी। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज जो ब्याज है उसमें आपको पता है कि 10% ब्याज की दर है, तो अर्धवार्षिक लगेगी 6 महीने में एक बार और 6 महीने में एक बार, तो टोटल 5 तो टोटल कितनी, पहली 6 मंथ में 5 लगी और दूसरे 6 मंथ में 5, तो टोटल 10% निकला एक साल में। वो 1200 का साधारण ब्याज 10% कितना हो जाएगा, 120, है ना। 1200 का 10% 120, तो इसका निकला 120। अब आप ये देखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है ना, तो 2 बार लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। तो देखो पहले साल में तो निकला क्या, चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल में निकलेगा 120, यानी पहले 5 महीनों में। फिर इसका भी जो है 5% निकालेंगे हम, ठीक है, इसका भी 5% निकाल के इसी में जोड़ देंगे, मतलब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 120 का। ठीक है, तो इसका ही 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका 5% निकालेंगे तो आएगा 10% 12, और 1 मिनट हम निकाल के बताते हैं आपको। देखिए 2 वर्ष का कैसे निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसा निकालते हैं कि 1200 का सबसे पहले 5% निकालेंगे, तो 1200 का 5% आएगा कितना, 60, तो इसको इस तरह रखते हैं 60 और 60। ठीक है, 2 बार निकालने के लिए, 2 वर्ष का बोला तो इसी आप ट्रिक से निकाल सकते हैं, 1 लाइन और फिर 2 लाइन, और जितने का बोला है उसका जैसे 1200 का 5% निकालना है ना, तो 1200 का 5% 60, और इधर भी 60 रख दो, फिर इसका भी 5% निकाल लो तो इधर आ जाएगा 3, तो इसका मतलब तीनों को फिर जोड़ दो, तो 123 आ गया आपका। देखिए साधारण ब्याज 120 है और चक्रवृद्धि ब्याज 123 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कितने का डिफरेंस है,
इनमें डिफरेंस है 3 का। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अब देखिए आपका अगला प्रश्न है कि वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का 7 गुना है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये 7 गुना है किसका, 7 गुना है परिधि का, परिधि होती है 2 पाई आर। बस यही हमको सॉल्व कर लेना। पाई से देखो पाई कैंसिल हो गया, एक आर से अपना एक आर निकल गया, तो केवल इधर आर बचा कितना, 7 दूनी 14। आर मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या आ गई अपनी 7 दूनी 14। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे कहा गया है कि ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 साल अधिक है, सी ए से कितना वर्ष छोटा है। तो आप मुझे ये बताइए कि बी प्लस ए कितना है, बी प्लस ए बराबर, और हमें पता करना है, हमको दो चीज़ें दी गई हैं, बी प्लस ए और बी प्लस सी, है ना, बी प्लस सी। देखिए बी प्लस सी की कुल आयु 12 वर्ष अधिक है, सॉरी ए प्लस बी की कुल आयु बी प्लस सी की कुल आयु से 12 साल अधिक है। तो देखो बी प्लस सी की कुल आयु अगर एक्स है तो ए प्लस बी की कुल आयु कितनी साल अधिक है, 12 वर्ष अधिक है, यानी 12 प्लस एक्स। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस कर दो इसको, बी में से बी माइनस हो गया, ओके, इधर बचा केवल ए माइनस सी, और एक्स में से एक्स चला गया तो इधर बचा केवल 12। इसका मतलब ये हुआ कि ए की, अब पूछा क्या गया, सी ए से कितने वर्ष छोटा है, तो सी और ए की आयु में 12 वर्ष का अंतर है। देखिए ए माइनस सी बराबर 12 आ रहा, तो आपका जो आंसर है वो 12 आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है कि एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 11 पूर्णांकों का औसत कितना है। अब देखिए संख्याएं कितनी है आपके पास, 11। मान लीजिए आपकी संख्याएं कितनी है, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब 11 पूर्णांकों का औसत 30 है ना, तो 11 जो संख्याएं हैं उनका औसत 30 है, तो उनका जोड़ कितना होगा, है ना, तो 330, जोड़ कितना होगा उनका, 330। यदि पहली पांच संख्याओं का औसत 25 है, तो पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो पहली 5 मतलब 125 हो गया इसका जोड़, ए वाली पहली 5 जी। ठीक है, और अंतिम 5 का औसत कितना दिया गया है, अंतिम 5 का औसत दिया गया है आपको 28, तो 5 गुणे 28 बराबर 140। अब इन दोनों का जोड़ कितना, तो छठा पूर्णांक हमें ज्ञात करना है, तो इन दोनों के जोड़ से केवल जो बीच का जो है छठा पूर्णांक हमें इसको ज्ञात करना है। तो इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा, तो इन दोनों का आपका जोड़ होगा कितना, 265। ठीक है, 265। तो इस 265 को 330 में से माइनस करेंगे तो 65 जो है आपका आंसर आएगा। यह आपका 6th टर्म है। ठीक है, 6th टर्म। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है कि वस्तु का मूल्य 75 रुपये था। ठीक है भाई, 75 रुपये था वस्तु का मूल्य, पहले 20% की वृद्धि की गई, तो जो अगर वस्तु अपने आप में 100% है तो पहले एक 20% की वृद्धि मतलब 120/100 कर दिया गया, और फिर जो है उसमें 20% की कमी कर दी गई मतलब 80/100 कर दिया गया। तो वर्तमान मूल्य बताइए, तो 25 की 75 और 25 चौको 100, जी कट गई, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 एकम 4, 4 ती 12, ये हो गया। अब आ गया आपके पास क्या है इधर, 3 तिरका 9 और 9 8 72, तो जो 72 है अब जो वो संख्या हो गई आपकी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो आपका प्रश्न है इसको छोटा करके मैं लिख लेता हूँ थोड़ा। अगला प्रश्न है कि दो व्यक्ति विपरीत दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए विपरीत दिशा में एक चलता है इस साइड और एक चलता है इस साइड, तो जितनी भी चाल से चलेंगे तो चाल जो है प्लस हो जाएगी, क्योंकि जो गति है वो प्लस हो रही है ना, दूरी जो है तेजी से बढ़ रही तो वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये भी इस साइड चल रहा, इस साइड चल रहा। ठीक है, विपरीत दिशाओं में हमेशा जो चाल है वो जुड़ जाती है। ठीक है, तो देखिए तो कितने समय बाद, कितने घंटे बाद वे लोग एक दूसरे से 45 किलोमीटर दूरी का समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या होती है आपकी,
देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है आपकी, दूरी है 45 किलोमीटर है ना, और समय कितना है, वो चाल कितनी है, चाल है आपकी क्या जुड़ जाएगी, 4 और 5 कितनी हो जाएगी, 4 और 5 कितनी हो जाएगी, 9, तो 9 हो जाएगी, सो 9 से चला जाएगा, सो 5 घंटे आ जाएगा आपका आंसर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो है आपका प्रश्न है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो एक वर्ग, तो मैं एक वर्ग बना के बता देता हूँ आपको। अगर देखिए ये वर्ग है, एक वर्ग का क्षेत्रफल और उस वर्ग जो इसके विकर्ण पर बनता है, तो इसके विकर्ण पर जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल का अनुपात है। तो हमेशा याद रखना कि जो इसके विकर्ण पे, किसी भी वर्ग के विकर्ण पे जो क्षेत्रफल बनता है वो उसका दुगना होता है उसका क्षेत्रफल। मतलब अगर यह 1 है तो यह 2 होगा, ठीक है, तो हम इसका आंसर 1:2 ही आएगा। आप इसकी वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या है कि वह संख्या ज्ञात करना है, ये है इधर क्वेश्चन, कि वह संख्या ज्ञात करना है जिसमें 13 से गुणा, तो x एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम 13 से गुणा करेंगे तो 13x करने पर 180 बढ़ जाती है। तो वो जो संख्या है वो कितनी बढ़ जाएगी, 180। तो बस हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर दो, x प्लस में है इस तरफ जाएगा, सो माइनस में हो जाएगा, सो इधर 12x बचेगा, और 12x बराबर 180, तो ये कट जाएगा इधर, तो x बराबर हो जाएगा 15। जब x बराबर 15 हो जाएगा तो बस 15 आपका आंसर आ गया, यानी x जो वैल्यू है वो निकल के आ गई। अगला क्या है, यदि एक 5 अंक की संख्या 11 से विभाज्य है, ये है इधर क्वेश्चन, यदि 5 अंक की संख्या है जो 11 से विभाज्य है, तो वो संख्या, तो आपको पता है 11 का डिविजिबल रूल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो सम विषम जो स्थान पर संख्याएं होती हैं उनका जो या तो अंतर है, डिफरेंस, या 0 हो या 11 से डिविजिबल हो। जैसे कि संख्या है 2 7 8 5, और इधर भी कोई संख्या है x, ठीक है। अब सबसे पहले इसको लूँ 2 और 8, 8 2 10, और फिर इसको, ठीक है, और इधर दो 7 और 5 12। अब बताइए कि 8 2 10 प्लस एक्स है ना, 10 प्लस एक्स, और इधर क्या आ रहा 12। इन दोनों का डिफरेंस या तो होना चाहिए 0, है ना, तो हम इधर क्या रखें x की जगह पे कि इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस 0 हो जाना चाहिए। तो इधर 12 है तो हमको इधर भी 12 चाहिए, तो x प्लस 2, एक्स की जगह पर हम 2 रख देंगे तो इधर 12 आ रहा है, 12 और 12 का डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगी वो, है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो है आपसे पूछा गया है कि x प्लस 2y बराबर 3 और 4x प्लस 3y बराबर 2, तब x और y का मान ज्ञात करना है। इधर आप कैसे करेंगे ये देखिए, तो दो इक्वेशन दी गई हैं, x प्लस 2y बराबर 3, और इधर दिया गया है आपको 4x प्लस 3y बराबर 2। तो इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या, इक्वल करने के लिए हमें एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों में जिससे कि जो है आपका बराबर हो जाए। तो देखिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों में इधर 6 आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू में। तो देखिए इसको 2 में मल्टीप्लाई करो सभी में, तो जो हो जाएगा 2x प्लस 2 2 4y बराबर 2 3 6, और इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 4 12x प्लस 3 3 9y, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। और इनका डिफरेंस निकाल लीजिए आप, तो 0 इधर बचा, और इधर बचा आपका माइनस का 5y, और इधर का बचा आपका इधर माइनस का 5y, इधर बचा आपका 2 माइनस का 10x, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं ऊपर वाले को, फिर आपको ऊपर और सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब आप देखिए इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 10x माइनस का इज इक्वल टू 5y, ठीक है। और y को हम क्या कर देंगे, y को इस साइड भेज देंगे और -10 को नीचे भेज देंगे, तो जो हो जाएगा x बटे y बराबर 5 तो ऊपर है ही, और नीचे हो जाएगा -10। इसका मतलब जो छोटा हो जाएगा, सरल हो जाएगा, तो 1/2 जो है आपका आंसर आ जाएगा माइनस का। तो जो है आपका ये आपका आंसर है, x बराबर -1 और y बराबर 2, ठीक है जी।
इसको माइनस में करते हैं अंश को, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न इस प्रकार से है, देखिए कि यदि चतुर्भुज के कोणों की माप है, यदि एक चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, ये तो आपको पता ही है। तो आंतरिक कोण 360 डिग्री के हैं, तो हमको माप दिया गया है चारों कोणों का कि 2x 4x 5x प्लस 7x। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ रहा 18x, और 18x बराबर है किसके 360 डिग्री के, है ना। तो 18 से ये कट जाएगा तो ये बचाएगा x बराबर हमारे पास आएगा कितना 20। x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हमारे पास 20 आ जाएगा। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, सबसे छोटे और सबसे बड़े जो कोण है उसका जोड़ निकालना है। तो सबसे छोटा क्या है 2x और सबसे बड़ा क्या है 7x। तो x बराबर 20 है तो 2x बराबर 40 हो गया, और x बराबर 20 है तो 7x बराबर 140 हो गया। उन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आंसर आएगा, यानी हमारा आंसर ही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है कि 2 अंकों की संख्या का योग 11 है तथा इनको अदला बदली करने पर प्राप्त अंक की संख्या का योग 27 है। तो बताइए वो संख्या कौन सी है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। इसमें ऑप्शन एक एक उठाकर आप सॉल्व करें तो जिसका अंकों का जोड़ जो है 11 हो रहा होगा, और इसको बदल दिए जाए अंक, जैसे कि पहले 4 है और पहले 7 है तो 7 और 4 कर दिए जाए तो फिर जो है वो 27 अधिक हो जाती है। अगर 27 का डिफरेंस है, जैसे 47 है, 47 आप इसी को लेते तो 4 और 7 11 हो रहा है ना। 4 और 7 कितना हो रहा है 11। तो और तो 47 जो है, लेकिन अगर हम इसके अंकों का योग को बदल देते हैं तो कितना हो जाएगा 74। तो देखिए 74 में कितना डिफरेंस आ रहा 23 का, है ना। देखिए तो 23 अधिक है तो ये हो जाएगा आपका। अब है अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है कि 35 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार वाली एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका क्या 2πr/h। तो 2πr में क्या हो जाएगा, देखिए 2 × 22/7। आर दी गई है आपको 6 और ऊंचाई दी गई है आपको 35। 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 बार में, और इन सबका गुणा हो जाएगा। सबका गुणा होने पर आ जाएगा आपका 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है कि एक घनाभ का परिणाम 3600 मीटर क्यूब है। परिमाण मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी घनाभ का वॉल्यूम होता है। जैसे 3600 दिया तो 3600 बराबर है क्या लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई की। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई घनाभ का जो वॉल्यूम निकल आता है। वॉल्यूम हमें इधर निकला दिया गया है ना। तो किसके बराबर है, लंबाई यानी 25 दी गई है, देखो ये दी गई। चौड़ाई क्या दी गई है, हमें रेशियो दे दिया गया है। चौड़ाई 4x है ना, अनुपात है तो उसके पीछे x लगा लेना, और इधर 1x ये दिया गया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चौको 100 हो रहा, और इधर x² हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे तो 36 बचेगा x² बराबर, तो x बराबर आ जाएगा आपका 6, ठीक है। अब x बराबर हमारा 6 आ रहा, ठीक है। अब देखो उन्होंने पूछा क्या है हमसे, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आपका, तो सबसे पहले तो आप इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल लीजिए। तो देखिए हमें जो है इधर लंबाई तो दी है 25, और x की वैल्यू निकल आई, तो जो चौड़ाई है जो 4x, तो इसकी 4 × 24 आ जाएगी चौड़ाई, और जो ऊंचाई है वो 1 दी गई है तो 6 × 6 आ जाएगा जो ऊंचाई, ठीक है। तो हमारे पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें आ गई हमारे पास। अब हम एक फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, हमारे पास एक फॉर्मूला है किसका, जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का। क्या होता है 2 × LB + BH + HL। तो ये जो फॉर्मूला है आप इस फॉर्मूले को फिर जो पुट कर देंगे वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या 1728 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। नीचे दिए गए चित्र में यदि रेखा L, जो रेखा L है जी वाली रेखा, और रेखा M जो है पैरेलल है, याद रखना समांतर है,
तो समांतर हैं तो इसमें जो है एकांतर कोण वाला जो फॉर्मूला है वो यूज होगा। फॉर्मूला मतलब थ्योरम इसमें उपयोग हो जाएगी। तो एक्स का मान बताइए। तो देखिए जब दो रेखाएं पैरेलल होती हैं तो उसमें क्या होता है, जो जे वाला जो कोण होता है वो इसके इक्वल होता है, ये कोण जो होता है वो इसकी इक्वल होता है, शायद आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। ये जो कोण होता है वो इसकी इक्वल होता है, यानी चारों जो कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं। बस इसमें भी सेम टू सेम है। देखिए हमें इसमें एक्स ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो दोनों बन रहे हैं, जो दोनों लाइनों को हमने लंबा कर दिया है इधर, ठीक है। अब आप ये बताइए मुझे कि, और इस लाइन को भी मैंने लंबा काट दिया है इधर से। अब आप ये बताइए कि अगर ये 50 है तो एक सीधी रेखा पर बना कोण, इसको हम मिटा देते हैं। एक सीधी रेखा पर मतलब रेखे की गुम होता है, जो रेखा मतलब सीधी रेखा पर एक बना कोण जो है 180 डिग्री का होता है। जब जे 50 है तो जे कितना होगा 130, ये कितना होगा 130, मतलब ये जो एंगल है वो 130 होगा, ठीक है। अब ये एंगल अगर 130 है तो जे वाला एंगल भी 130 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप ये देखिए कि ये त्रिभुज जो है इधर आपको दिख रहा होगा, मैं आपको बताऊँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। और इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है इधर मैं इसको अलग से ले लेता हूँ। इधर इधर जो दिया गया है 30, तो ये दिया गया है इधर 30। ये जो है 30 130 डिग्री है, क्योंकि जे 50 है तो जे आधा जो है 130 हुआ, तभी तो 180 बनेगा। तो जब ये 130 है तो ये वाला भी 130 हुआ, है ना, यानी ये वही 130 है। किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। तो 130 प्लस 30 कितने होगा 160, और जो बाकी जो बचा होगा वो 20 डिग्री का होगा। तो ये जो एंगल है आपका एक्स, ये 20 डिग्री का होगा, 20 डिग्री, ठीक है। तो जिसमें जो आंसर है आपका 20 डिग्री, ये बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आज के प्रश्न ओवर होते हैं। आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।